एक घने जंगल में सब पक्षी खुशी खुशी से एक साथ रहते थे। उन दिनों उस जंगल में कभी भी बारिश हो रही थी। पक्षियां उस समय अपने अपने घोंसले में छुपे बैठे थे। गौरी, क्यों ना हम पहाड़ों के ऊपर जाकर मजे मजे के फल खाएं? मैंने सुना है वहाँ पर इन दिनों मीठे फल मिल रहे हैं। क्यों ना हम उन मीठे फलों को खाकर अपना भूख मिटाएं? हाँ कालू जी, ये बात मैंने भी सुनी है। जल्दी से चलिए, मीठे फल खाकर हम कुछ मीठे फल घर भी ले आते हैं। वैसे भी मैं इन दिनों दाने खाकर बहुत बोर हो गई हूँ। अब मीठे मीठे फल खाते हैं। मम्मा मम्मा, मैं भी चलूंगी। मम्मा, तुम लोगों के साथ मीठे फल खाने के लिए। नहीं मुन्नी बेटा, अब तो तुम उड़ भी नहीं सकती हो ना। हम लोग तुम्हारे लिए भी मीठे मीठे फल लेकर आएंगे। तुम घोंसले में ही रहना, कहीं पर भी मत जाना। दूसरी तरफ रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ अपने घोंसले में बैठी हुई थी। क्या हुआ गुड़िया बेटी, तुम इतनी नाराज क्यों हो? मम्मा मम्मा, आप तो मुझे कई दिनों से घोंसले से बाहर नहीं ले जा रहे हो, इसलिए मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। गुड़िया बेटी, तुम्हें तो पता है ना कि हमारे जंगल में कभी भी बारिश शुरू हो सकती है, इसलिए मैं तुम्हें बाहर नहीं लेकर जा रही हूँ। गुड़िया बेटी, तुम घोंसले में ही रहना, मैं तुम्हारे लिए कुछ मीठे फल लेकर आऊंगी। पता नहीं फिर कब बारिश शुरू हो जाए। ऐसा कहकर रानू चिड़िया अपने घोंसले से बाहर आ जाती है। तभी उसे गोरी और कालू दिखाई देते हैं। गोरी, कालू, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? कालू, रानू चिड़िया की आवाज सुनकर वो दोनों रानू के पास आते हैं। कालू, गोरी, तुम दोनों इस समय कहाँ जा रहे हो? फिर कालू रानू को सारी बातें बताने लगता है। वो दोनों पहाड़ों के ऊपर मीठे फल खाने जा रहे हैं। कालू, गोरी, आजकल बारिश कभी भी हो रही है। मेरी बात मानो, तुम दोनों वापस घर चले जाओ। इसमें तुम दोनों की ही भलाई है। रानू, तुम तो खुद कुछ करती नहीं हो, हमें क्यों टोक रही हो? हम दोनों मीठे फल खाने के लिए पहाड़ों के ऊपर जरूर जाएंगे, क्योंकि हमको बरसात से बिल्कुल डर नहीं लगता। हम लोग तुम्हारी तरह एक ही घोंसले में नहीं रह सकते रानू। हम लोग तो आजाद पक्षी हैं। तुम घोंसले में ही रहे ना, हम लोग तो पहाड़ चढ़कर मीठे मीठे फल खाएंगे। जल्दी चलिए कालू जी यहाँ से। फिर वो दोनों रानू की बातें अनसुना करके पहाड़ी वाले जंगल चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बाद धुआंधार बारिश शुरू हो जाती है। रानू चिड़िया के पास कबूतर आता है। रानू चिड़िया के घोंसले के बाहर रानू चिड़िया को पुकारने लगता है। तभी रानू चिड़िया बाहर आती है और कबूतर और उसको हफ्ते हफ्ते कुछ बताने लगता है। रानू वो, कालू और गोरी, रानू वो तूफानी बारिश। अरे कबूतर भैया, आप कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो, मुझे तुम्हारी एक भी बात समझे नहीं आ रही। तभी वहाँ पर मिठू तोता आता है और रानू से कहता है, रानू, पहाड़ों के ऊपर जोरदार बारिश हो रही है। कालू और गोरी शायद वहाँ फंस गए हैं। मैंने उन दोनों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों मेरी बात ना मानकर पहाड़ों के ऊपर फल खाने के लिए चले गए। शायद मूसलाधार बारिश की वजह से उन दोनों को कुछ भी हो सकता है। हम तीनों को जाकर उन दोनों की जान जरूर बचानी होगी। रानू चिड़िया की बात मानकर वो दोनों भी रानू के साथ पहाड़ों के ऊपर आते हैं। वहाँ पर जाते ही वो तीनों को बारिश का सामना करना पड़ता है। वो तीनों कालू और गौरी को खूब ढूंढ रहे थे। तभी कुछ पौधों में से कालू कौवे की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। बचाओ, हमें कोई बचाओ, हमारी कोई मदद करो। हम दोनों यहाँ पर फंस गए हैं, कृपा करके हम दोनों को यहाँ से बचाओ। वो तीनों वहाँ जल्दी से पहुँच जाते हैं। वो तीनों देखते हैं कि कालू और गौरी कुछ पौधों के नीचे फंसे हुए हैं। कबूतर मिट्ठू भैया, जल्दी से उस पेड़ को निकालो, वरना कालू और गोरी मर जाएंगे। फिर कबूतर और मिट्ठू जल्दी जल्दी से पौधे और पेड़ की शाखाएं उन पर से हटा देते हैं। कालू और गौरी तेज बारिश की वजह से बेहोश पड़े हुए थे। कबूतर मिट्ठू, ये दोनों बेहोश हो गए हैं। लगता है इन दोनों को अब हमारे जंगल ले जाना होगा, तभी ये ठीक हो सकते हैं। फिर वो तीनों कालू और गोरी को एक बड़े से टोकरी में रखकर अपने जंगल वापस ले आते हैं। फिर वो सब उन दोनों का होश में आने का इंतजार करते हैं। दोस्तों, ये मैं कहाँ हूँ गोरी? और मैं तो पहाड़ों के ऊपर मीठे फल खाने के लिए गए थे। फिर वहाँ पर तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए हम दोनों पेड़ के नीचे बैठ गए थे। फिर तेज हवा का झोंका आया। फिर हम दोनों के ऊपर पेड़ की शाखाएं टूट कर गिर गई। फिर हम दोनों उधर ही बेहोश हो गए थे। फिर रानू चिड़िया उन दोनों को सारी बातें बताने लगती हैं कि कैसे उन तीनों ने उन दोनों की जान बचाई।
कालू गोरी, कभी तो हमारी बात मान लिया करो। हम तुम दोनों को सही सलाह देते हैं। हम तुम्हारे दोस्त हैं, ना कि दुश्मन। उस तेज बारिश की वजह से तुम दोनों को अगर कुछ होता तो क्या होता था? जरा सोचो, तुम्हारी जान भी जा सकती थी। रानू, हमें माफ कर दो। हम दोनों ने तुम्हारी बात ना मानकर वहाँ चले गए और हम दोनों को सजा भी मिल गई। हाँ रानू, तुमने हमारे लिए अच्छा ही सोचा था, लेकिन हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। हम दोनों को माफ कर दो। इस तरह उस दिन कालू और गौरी की जान कबूतर, रानू और मिट्ठू की वजह से बच गई। जंगल में धुआंधार बारिश हो रही थी, जिसके कारण जंगल में खाना मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। उसी जंगल में एक घने पेड़ पर एक छोटा सा घर था, जहाँ रानू चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा और उनकी प्यारी बेटी गुड़िया चिड़िया के साथ रहती थी। वो घर बांस की पतली टहनियाँ, घास और सूखे पत्तों से बना था। उनका घर उतना भी मजबूत नहीं था। चिड़िया बहुत मेहनती और समझदार थी। टुन्नू चिड़ा सुबह सुबह जंगल में दाना ढूंढने जाता था और रानू चिड़िया घर संभालती। उनकी बेटी गुड़िया बहुत चंचल थी। वो पूरे दिन जंगल में अपने दोस्तों के साथ खूब खेलती थी, लेकिन उनका जीवन आसान नहीं था। वे बहुत गरीब थे। कई बार खाना कम पड़ जाता तो टुन्नू और रानू अपनी भूख मारकर गुड़िया को खाना खिलाते थे। उस जंगल में 2 दुष्ट कौवे रहते थे। वे बड़े, काले और चालाक थे। उनकी लंबी नुकीली चोंच और बुरी आंखें हमेशा किसी कमज़ोर पक्षी को ढूंढती रहती थीं, जिससे वे कुछ छीन सकें। उन्होंने जंगल के छोटे पक्षियों को डराना शुरू कर दिया। वे हर दिन किसी न किसी का दाना छीनते या किसी का बनाया हुआ घर। कालू जी, इस बारिश के वजह से हमारा घर तो टूट गया है। अब हम लोग क्या करेंगे? और तो मुझे अब भूख भी लग रही है। तुम चिंता मत करो गौरी, पहले हम लोग खाने का इंतजाम करते हैं, फिर पेट भरने के बाद किसी कमजोर पक्षी से घर छीन लेंगे। ऐसा कहकर वो दोनों जंगल में घूम रहे थे। उन्हें रास्ते में कबूतर दिखाई देता है। कालू जी, इस कबूतर के पास तो सेब है। सेब खाकर तो बहुत दिन हो गए हैं। हाँ गौरी, तुम सही कह रही हो। मुझे तो सेब देखकर मुंह में से पानी आ रहा है। अरे गंदी चोंच वाले कबूतर, वो सेब मुझे दे देना, वरना मार मार के मोर बना दूंगी। ना बाबा ना, बड़ी मुश्किल से इस बारिश में मुझे सेब मिला है। मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगा। अरे कबूतर, अगर तूने सेब नहीं दिया तो शाम को तेरा घर आकर तेरा घर तोड़ दूंगा। अच्छे से कह रहा हूँ, यहाँ पर सेब रखकर यहाँ से चला जाना, वरना तुझे नहीं छोड़ूंगा। कालू कौवा की बातें सुनकर कबूतर बहुत डर जाता है और वो सेब वहीं पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और फिर कालू और गोरी मज़े मज़े से वो सेब खाने लगते हैं। खाकर वो दोनों उड़ने लगते हैं। उन्हें रास्ते में लाडो दिख जाती है। वो दोनों लाडो के पास जाकर उससे उसका घर छीन लेते हैं। उसका घर भी बहुत कमज़ोर था, जगह जगह से टूटा हुआ था, और वो उसके घर में आराम से रहने लगते हैं। दूसरी तरफ रानू के घर में खाना खत्म हो चुका था। पापा, मुझे बहुत भूख लग रहा है पापा। तुम चिंता मत करो गुड़िया बेटा, मैं अभी जंगल जाकर तुम्हारे लिए कुछ फल लेकर आता हूँ। वो लोग ऐसे बातें कर रहे होते हैं, तभी जोरों की हवा आती है, जिसके कारण उनका घर जोर जोर से हिलने लगता है। टुन्नू जी, हमें इस घर का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना ये घर कभी भी टूट सकता है। तुम चिंता मत करो रानू, पहले मैं गुड़िया के लिए कुछ फल लेकर आता हूँ, फिर घर का सोचेंगे। ऐसा कहकर खाना ढूंढने के लिए टुन्नू जंगल चला जाता है। वापस आते समय रास्ते में कालू और गोरी टुन्नू को रोक लेते हैं। अरे वाह टुन्नू, इस बारिश में तुझे जामुन कहाँ से मिले? ये जामुन तो मुझे दूसरे जंगल में मिले। मैं तो ये जामुन तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगा। कैसे नहीं देगा तू ये जामुन? ये जामुन तो हमें पता है कि कैसे छीनना है। टुन्नू कुछ कह पाता, इससे पहले ही दोनों ने झपट कर उसके 2 फल छीन लिए और उसकी पिटाई करके वहाँ से चले गए। बेचारा टुन्नू घायल होकर नीचे गिर पड़ा। अब मुझे कैसे न कैसे करके गुड़िया के लिए खाना ले जाना होगा। गुड़िया तो भूखी होगी। एक काम करता हूँ, मैं मिट्ठू तोता से कुछ अनाज उधार ले लेता हूँ। ऐसा कहकर टुन्नू मिट्ठू के पास जाकर कुछ अनाज मांगकर अपने घर ले आता है। टुन्नू जी, आपके सर पर ये चोट कैसे लगी? रानू में कुछ फल लेकर आ रहा था ना, तो कालू और गोरी से लड़ाई हो गई थी। उसी वक्त पर मुझे ये चोट लगी। पापा, अभी मुझे एक उपाय आया है। क्यों ना हम लोग एक नारियल से नारियल का घर बना ले। इस बारिश के मौसम में हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। हाँ गुड़िया बेटी, तुम्हारा उपाय तो बहुत अच्छा है। इस बारिश के मौसम में नारियल का घर तो बाहर से मजबूत रहेगा और अंदर से गर्म। रानू, तुम जंगल जाकर एक बड़ा सा नारियल लेकर आना
और मैं दूसरे जंगल जाकर ढेर सारे फल लेकर आता हूँ। टुन्नू दूसरे जंगल जाकर ढेर सारे फल लेकर आता है। दूसरी तरफ रानू चिड़िया एक बड़ा सा नारियल लेकर आती है। फिर चिड़िया अपनी छोटी सी चोंच से नारियल को खोखला करने लगती है। थोड़े समय बाद चिड़िया उस नारियल से अपने लिए एक मजबूत घर बना लेती है। अरे वाह माँ, ये घर तो बहुत अच्छा है। हाँ गुड़िया बेटी, अब तो हमें किसी बात की भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ढेर सारा खाना है और एक मजबूत सा घर है। वो लोग उस घर में आराम से रहने लगते हैं। दूसरी तरफ कालू और गोरी को पता चल जाता है कि रानू चिड़िया ने एक बड़ा और मजबूत घर बनाया है। अरे कालू जी, मैंने सुना है कि रानू चिड़िया ने एक बड़ा सा घर बनाया है। गोरी, चलो हम जाकर रानू चिड़िया से उसका घर छीन लेते हैं और इस बारिश के मौसम में हम लोग आराम से रह पाएंगे। हाँ कालू जी, चलो ऐसा ही करते हैं। इस बारिश के मौसम में हम लोग उस घर में आराम से रह पाएंगे। ऐसा कहकर वो दोनों सीधा रानू चिड़िया के पास आते हैं। चिड़िया, गरीब चिड़िया, जल्दी से इस घर से बाहर निकल। ये घर अब से हमारा है। तुझे तो पता है ना, अगर तू बाहर नहीं निकलेगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं। गोरी, तुम्हें जो करना है वो कर लो। हम लोग तो ये घर छोड़कर बाहर नहीं आएंगे। फिर वो दोनों चिड़िया का नारियल का घर अपने नुकीले चोंच से तोड़ने लगते हैं। काफी देर कोशिश करने के बाद कालू कौवे का चोंच टूट जाता है। इस तरह उन दोनों को उन लोगों की गलती की सजा मिल जाती है। दूसरी तरफ रानू चिड़िया अपने नारियल के घर में बारिश के मौसम में खुशी खुशी से रहने लगती है। अरे ओ टुन्नू के बच्चे, जल्दी बाहर आ। आइए आइए कालू सेठ जी, यहाँ कैसे आना हुआ? अरे ओ टुन्नू, आज की तारीख तुझे याद भी है? आज किराया देने की तारीख है। तूने 4 महीने से किराया नहीं दिया। अभी के अभी मुझे किराया दे, वरना यहाँ से बाहर निकल। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। हमको और थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। मेरी बहू रानी को अभी अभी छोटी सी बच्ची हुई है। हम बच्ची और माँ को लेकर इतनी गर्मी में कहाँ कहाँ जाएंगे। ये ड्रामा तो तुम्हारा हर महीने का हो गया है। इससे अच्छा तो मैं नया किराएदार रख लूं। ऐसा मत कीजिए सेठ जी, मैं अपनी बूढ़ी माँ, बीवी और छोटी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊँगा? वो सब तू देख, ये मेरा परिवार नहीं है। फिर सेठ कालू कौवा टुन्नू को उसके परिवार के साथ घर से बाहर निकाल देता है। वे सब कुछ कपड़े और थोड़ा खाना लेकर गर्मी हवाओं में घूम रहे थे। हे ऊपर वाले, कितनी गर्मी पड़ रही है। मुझसे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। आप सब हिम्मत रखिए, हमको इस मुश्किल वक्त से बाहर निकलना ही होगा। वो देखिए, वहाँ बड़ा सा पेड़ नजर आ रहा है। हम सब वहाँ चलकर हमारा सर ढक लेते हैं। फिर वो गरीब चिड़िया का परिवार एक बड़े से पेड़ के नीचे रहने लगता है। रात होते ही वे उसी पेड़ के नीचे फटा पुराना कंबल ओढ़कर सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन वो गरीब परिवार पेड़ के नीचे ही दिन और रात गुजरते हैं। अचानक एक रात झोरों की बारिश होने लगती है। टुन्नू जी, ये क्या बारिश हो रही है? कहीं इस बारिश में माँ जी और गुड़िया बीमार पड़ गए तो? हमारे पास दवाई पानी के लिए भी पैसे नहीं है। हाँ राणो, तुम सही कह रही हो। माँ चलिए, यहाँ से कहीं और चलते हैं। मगर कहाँ बेटा, हमारे पास रहने के लिए ठिकाना ही नहीं है। अब हम कहाँ जाएंगे? माँ, मैंने आते समय एक शौचालय देखा था। अब जंगल के पक्षी उस शौचालय को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम चलकर उधर ही रहेंगे। पापा, हम शौचालय में कैसे रहेंगे? छी, वहाँ से बदबू आती है। हाँ गुड़िया, वहाँ रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम सब अब कुछ भी नहीं कर सकते। हमको वहाँ अब रहना ही पड़ेगा। हाँ गुड़िया, वहाँ रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम सब अब कुछ भी नहीं कर सकते। हमको वहाँ अब रहना ही पड़ेगा। फिर रानो चिड़िया शौचालय के अंदर जाकर वहाँ की अच्छे से सफाई करती है, लेकिन वहाँ की बदबू वैसे ही रहती है। वे सब उसी बदबू में रात गुजारते हैं। गुड़िया, तुम दादी माँ का ध्यान रखना। हम कुछ काम ढूंढ कर आते हैं और खाने के लिए भी कुछ लेकर आते हैं। फिर पति पत्नी आसपास के घरों में काम ढूंढने निकल जाते हैं। तभी एक घर की मालकिन लूसी कबूतरी रानो चिड़िया से कहती है, अरे अरे, तुम वही हो ना जो सामने वाले शौचालय में रहती हो? जी मेमस साहब, लेकिन वो तो हमारी मजबूरी है। अगर आप हम दोनों को कुछ काम दे देंगी तो हम किराए के घर में रहेंगे। तुम सब वहाँ सोते हो? छी छी छी, नहीं नहीं, तुझे तो मैं अपने घर में घुसने भी ना दूं। छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है तुझसे। उन सबका शौचालय में रहना किसी को पसंद नहीं आता, जिस कारण उन्हें कोई काम नहीं देता।
रानो चिड़िया अपने घर से बचा कुछ आटा लाकर रोटियां बनाती है। फिर सभी एक एक रोटी खाकर कंबल ओढ़कर सो जाते हैं। सुबह होते ही पति पत्नी फिर से काम की तलाश में निकलते हैं। तभी झाड़ियों में पड़ा घायल कबूतर नजर आता है। टुन्नू जी, ये कबूतर तो जिंदा है, इसकी अब भी सांसें चल रही है। जल्दी से चलिए, हम इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। दोनों मिलकर घायल कबूतर को हॉस्पिटल ले जाते हैं। वो दोनों उस दिन कबूतर ठीक होने तक वहीं रहते हैं। तभी कबूतर की पत्नी लूसी कबूतरी वहां आती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस जमाने में कोई किसी की मदद नहीं करता है। आप दोनों वही हो ना जो शौचालय में रहते हो? शौचालय में? मगर तुम सब शौचालय में क्यों रहते हो? वो तो बहुत ही गंदी जगह है। क्या बताऊं कबूतर भैया, हम जैसे गरीबों पे मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। तुम दोनों चिंता मत करो, मेरे पास एक बहुत बड़ा फूलों का खेत है। मैं टुन्नू को उसमें अच्छी नौकरी दूंगा। और हाँ, तुम सबको अब शौचालय घर में रहने की जरूरत नहीं है। मेरा एक पुराना घर है, तुम सब उसमें अब आराम से रह सकते हो। और रानो बहन, तुम अब मेरे घर में काम कर सकती हो। मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों को पता नहीं आपने हमारी कितनी बड़ी मदद की है। उस दिन के बाद से टुन्नू कबूतर के फूलों की खेत में और रानो चिड़िया कबूतर के घर में काम करने लगते हैं। अब वो सब शौचालय से निकलकर कबूतर के दूसरे घर में रहने लगते हैं। अब उनकी सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं और वे सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। रानू चिड़िया मिट्टी के मटके बनाकर अपना जिंदगी गुजारा करती थी। रानू सुबह से शाम तक मिट्टी के मटके बनाती। उन मिट्टी के मटकों को लेकर कालू कौवा जंगल में बेचा करता था। लेकिन अब समय बदल गया है। पहले की तरह कोई भी पक्षी कालू से मिट्टी के मटके नहीं खरीद रहा था। इसी कारण कई दिनों से अब रानू चिड़िया को 1 रुपए का लाभ भी नहीं हो रहा था। उल्टा उसे तो नुकसान ही हो रहा था। माँ, आजकल के समय में आपसे मिट्टी के मटके कौन खरीदेगा? वैसे आप ये सब छोड़कर कुछ और काम क्यों नहीं ढूंढ लेती? गुड़िया बेटा, मुझे इस काम के अलावा और कुछ काम भी आता भी तो नहीं है ना। अब मैं कौन सा काम करूंगी? दूसरे दिन कालू कौवा मिट्टी के मटके बेचकर रानू के पास आता है और उसे कहता है, रानू बहन, आज सिर्फ 1 मटके का ही बिक्री हुआ है। पूरे 30 मिले हैं। मैंने 10 रुपये रख ली, ये 20 तुम रख लो। कालू भैया, सिर्फ 1 मटका, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा क्या होगा? रानू बहन, अब मैं तुम्हारे मटके जंगल के पक्षियों को नहीं बेच सकता। सुबह से शाम तक खड़ा रहता हूँ, सिर्फ मुझे दिन के 10 रुपये मिलते हैं। ऐसा कहकर वहाँ से कालू कौवा चला जाता है। कालू जी, सिर्फ 10 रुपए में क्या होगा? आप उस चिड़िया के पास काम करना क्यों नहीं छोड़ते? कहीं और काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? गोरी, कल से मैं उस चिड़िया के मटके बेचने के लिए नहीं जाऊंगा। मैं दूसरा कुछ काम ढूंढ लूंगा। एक दिन रानू चिड़िया धूप में काम कर करके थक जाती है और अपने मटके से पानी पीने लगती है, गर्मी से राहत पाने के लिए। पक्षी पहले तो मिट्टी के मटकों से पानी पिया करते थे, लेकिन अब पता नहीं इन पक्षियों को क्या हो गया है। अब सेहत खराब करने वाले फिर से पानी पी रहे हैं। तभी सोचते सोचते रानू चिड़िया को एक उपाय आता है। वो तुरंत कालू कौवे के घर जाती है। कालू भैया, सुनिए ना, मुझे अच्छा एक उपाय सूझा है। क्या है वो? अगर मैं मिट्टी से फ्रिज बनाऊंगी तो कैसा रहेगा? रानू बहन, लगता है मिट्टी में काम कर करके तुम्हारा दिमाग भी मिट्टी का बन गया। मगर कालू भैया, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? रानू, तुम ही पागलों जैसे बातें कर रही हो। मिट्टी से फ्रिज कौन बनाएगा और कौन खरीदेगा? कालू गौरी, ये पागलों वाली बातें नहीं है। अगर हम मिट्टी के मटके में पानी रखेंगे तो वो कितना ठंडा हो जाता है। अगर हम मिट्टी से बना हुआ फ्रिज में जो भी रखेंगे वो भी ठंडा ही रहेगा ना। रानू बहन, अब तुम चलो, जाओ यहाँ से। हम दोनों का दिमाग मत खाना। पागलों जैसे बातें करने यहाँ आ गई हो तुम। कालू और गौरी गुस्से में रानू को वहाँ से भगा देते हैं। अगले दिन रानू चिड़िया बहुत कोशिश करके कई सारे मिट्टी के फ्रिज बना लेती है। वो सब फ्रिज अपने ठेले पर रखकर जंगल के पक्षियों को वहाँ बुलाने लगती है। मिट्टी का फ्रिज ले लो, सस्ते में मिट्टी का फ्रिज। इसमें जो भी रखोगे वो हर एक चीज बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा। रानू की बातें सुनकर वहाँ पर कई सारे पक्षी जमा हो जाते हैं। पक्षियों, ये मिट्टी से बना हुआ गरीबों का फ्रिज है। इसमें पानी डालने से खूब चलता है। इसमें जो भी चीजें रखेंगे वो ठंडे हो जाएंगे। ये 2 हिस्सों में रहता है,
पीछे वाले हिस्से में पानी डालना होगा। इसी कारण बाहर का तापमान अंदर नहीं आएगा और अंदर का तापमान कम नहीं होगा। ऐसे रानू चिड़िया मिट्टी का फ्रिज कैसे चलता है? वो सब पक्षियों को बताने लगती हैं। वहाँ पर जमा हुए कुछ पक्षियों को मिट्टी का फ्रिज बहुत अच्छा लगता है। वो रानू को कुछ पैसे देकर मिट्टी का फ्रिज खरीद के वहाँ से चले जाते हैं। ऐसा तरह तरह के पक्षी आकर रानू चिड़िया के पास से मिट्टी का फ्रिज खरीदकर उसे पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन रानू चिड़िया की बहुत अच्छी कमाई होती है। कालू जी रानू चिड़िया मिट्टी के फ्रिज बनाकर जंगल के पक्षियों को बेच रही है और तो और वो उस फ्रिज से कई सारे पैसे कमा रही है। गोरी बेचारी उस दिन हमारे पास आई थी ना, तुम भी तो उसे पागल पागल कह रही थी और उसको यहाँ से भगा दिया। ऐसा कालू और गौरी अपने के करे पर पछता रहे थे। उधर रानू चिड़िया रोज रोज मिट्टी के फ्रिज बनाकर जंगल के पक्षियों को बेचकर कई सारे पैसे कमा रही थी और अपनी बेटी के साथ आगे की जिंदगी खुशी खुशी से बिताती है। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ अपने घोंसले में बैठी हुई थी। मम्मा मम्मा मुझे बहुत भूख लग रही है मम्मा। तुम चिंता मत करो गुड़िया बेटी, मैं बाहर जाकर कुछ ना कुछ ले आती हूँ। मगर माँ बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है ना, आप कैसे उड़कर जाओगे? तुम चिंता मत करो बेटी, मैं कैसे न कैसे करके तुम्हारे लिए भोजन लेकर आऊंगी। रानू चिड़िया अपने बेटी के लिए दाना ढूंढने के लिए घर से बाहर निकली थी। वो बारिश में दाने की खोज में इधर उधर घूम रही थी। तभी उसको एक जगह पर कुछ दाने मिल जाते हैं। ये क्या, इतनी तेज बारिश हो रही है फिर भी इतने दाने यहाँ कैसे पड़े हुए हैं? चलो अच्छी बात है, मुझे तो ये दाने मिल गए हैं। अब मैं आराम से इन्हें घर ले जाऊंगी। ऐसा कहकर रानू चिड़िया खुशी खुशी उस अनाज को अपने घर ले जाती है। अरे मम्मा, आपको इतना सारा दाना कहाँ से मिला? अरे गुड़िया बेटी, ये अनाज मुझे एक बड़े से पेड़ के नीचे पत्ते के नीचे मिला। चलो गुड़िया बेटी, तुम खा लो। बाकी बचा हुआ अनाज हम लोग छुपा कर रखेंगे, बारिश रुकने तक काम आ सकता है। फिर गुड़िया उस दाने को मजे मजे से खाने लगती है। दूसरी तरफ गोरी और कालू उस जगह पर आते हैं जहाँ पर रानू को अनाज मिला था। कालू जी, यहाँ पर हमारा दाना नहीं है, हम लुट गए, कोई हमारा दाना चुरा कर ले गया। गोरी, मैंने तुमसे कहा था कि दाना लेकर घर चलते हैं, लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी। अब खा लो दाना। मैं उस चोर को छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे ढूंढ लूंगी। मैं सबके घरों में जाकर देखूंगी। मैं तो घर जा रहा हूँ, बारिश की वजह से मुझे बहुत ठंड लग रही है। तुम ढूंढो अपना दाना। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से अपने घर चला जाता है। मगर गोरी कौवी सबसे पहले लूसी कबूतरी के घर जाती है। लूसी बहन, अरे ओ लूसी बहन, क्या तुम सो रही हो? क्या बात है गौरी, तुम इतनी तेज बारिश में मेरे घर क्यों आई हो? लूसी ने बारिश के मौसम के लिए कुछ दाने छुपा कर रखे थे। गोरी कौवी उन्हें देख लेती है। यही है मेरे दाने, मुझे मिल गए मेरे दाने। चोरनी लूसी कहीं की। नहीं नहीं, ये दाने तो मैंने कई दिनों से अपने घर में जमा कर रखे हैं। लूसी चोरनी, यही है मेरे दाने। मेरे दाने मुझे वापस कर दो, वरना तुझे मैं बारिश में भिगो भिगो कर मारूंगी। नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, ये मेरे दाने हैं। शोर सुनकर पड़ोसी रानू चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। क्या बात है, तुम दोनों लड़ाई क्यों कर रही हो? रानू बहन, ये दाने मेरे हैं। मैंने कई दिन पहले दाने ढूंढकर बारिश के मौसम के लिए जमा करके रखे थे। ये गोरी की बच्ची ये दाने इसके कहती है। रानू बहन, मैंने पत्तों के नीचे दाने छुपा कर रखे थे। न जाने ये लूसी मेरे दाने क्यों चुरा कर ले आई है। ये सुनकर रानू चिड़िया डर जाती है, क्योंकि पत्तों के नीचे का दाना तो उसने ही उठाया था। गोरी लूसी मेरे सामने ही दाने जमा कर रही थी। लूसी ने तुम्हारे दाने नहीं चुराए हैं। अब तो मैं सबके घर में तलाश करूंगी। जिसके घर में मेरे दाने नजर आएंगे उसे तो मैं जान से मार दूंगी। फिर गोरी कौवी वहाँ से उड़कर सीधे हरी तोती के पास जाती है। हरी तोती, मुझे सच सच बताना, पत्तों के नीचे से तुमने दाना चुराया है या नहीं? नहीं नहीं गौरी, मैं तो आज घोंसले से बाहर गई ही नहीं। मैं तो आज सारा दिन अपने अंडे की रक्षा कर रही थी। जिंदगी में पहली बार मुझे दाना मिला था, वो भी चोरी हो गया। अब तो मैं उस चोर को पकड़कर ही दम लूंगी। फिर गोरी चुपके से रानू चिड़िया के घोंसले में जाती है और खिड़की में से झांक कर देखती है।
अब मैं ये दाने गोरी को कैसे लौटाऊं? मुझे नहीं पता था कि गोरी ने इन दानों को पत्तों में छुपा कर रखा था। अच्छा, तो यह बात है, इस चिड़िया की बच्ची ने मेरे दाने उन पत्तों के नीचे से उठाए थे। अभी मैं इसकी खबर लेती हूँ। ऐसा कहकर गोरी कव्वी रानू चिड़िया के घोंसले के अंदर जाती है और उसे बातें सुनाने लगती है। चोरनी चिड़िया कहीं की, तूने ये दाने वहाँ से चुरा कर ले आई और ऊपर से ये बात इतनी देर से मुझसे छुपा रही थी। नहीं नहीं गोरी बहन, मुझे ये बात कहने से डर लग रहा था, इसीलिए मैं तुमसे कुछ कहना नहीं चाहती थी। चुप चोरनी कहीं की, कल मुझे दिख मत जाइयो, वरना मैं तुझे गला दबाकर मार दूंगी। ऐसे कहकर गोरी बेचारी रानू को बातें सुनाकर अपने दाने लेकर घर वापस चली जाती है। गोरी की ऐसी बातें सुनकर रानू चिड़िया रोने लग जाती है और वो कहती है, मुझे माफ करना गुड़िया बेटा, मुझे तो पता नहीं था कि वो गोरी का दाना है। वो गोरी तो तुम्हारे मुंह के पास से छीन कर ले गई है। कोई बात नहीं मम्मा, तुम रो मत। रुको गुड़िया बेटा, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए कुछ फल लेकर आती हूँ। गोरी को घर जाते हुए रास्ते में एक चील रोक लेता है। काली कव्वी, इतना दाना लेकर कहाँ जा रही हो? चील भैया, ये दाने मेरे हैं, मैं इन्हें अपने घर ले जा रही हूँ। बहुत भूख लग रही थी मुझे। तुम्हें तो पता है मुझे भी बहुत भूख लग रही है, लेकिन मैं दाना नहीं खाता, मैं मांस खाता हूँ। तो मैं क्या करूँ? जाओ ना, जाकर मांस खाओ। मांस तो मेरे सामने ही है, काला हुआ तो क्या हुआ, पेट तो भर ही जाएगा। ऐसा कहकर चील गोरी कव्वी के ऊपर बैठ जाता है। रानू चिड़िया अपना दाना ढूंढने के लिए वहां से गुजर रही थी। गोरी कव्वी की आवाज सुनकर वो उस दिशा में आ जाती है। रानू चिड़िया चील से मुकाबला करती है। चील जल्दी से वहां से भाग जाता है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी जान बचाई। ये दाने तुम अपने घर ले जाओ। शायद ये दाने मेरे भाग्य में नहीं लिखे हैं। मैं सुबह से इन दानों के पीछे भाग रही थी। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भुला नहीं सकूंगी। जाओ, घर जाकर ये दाने तुम और तुम्हारी बेटी आराम से पेट भर के खाना। गोरी वो दाने रानू को देकर अपने घर चली जाती है।